नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 72 इलेक्शन लॉस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नियम कानूनों के बारे में बात होगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के बारे में बात होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में बात होगी। ये 1951 है, 1950 गलती से लिख गया है, और डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो जो इस लेक्चर की हाईलाइट है वो ये तीन एक्ट्स हैं। ये तीन एक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। बट आरपीए एक्ट 1950, आरपीए 1951 और डिलिमिटेशन एक्ट 2002, इनके नियम कानून जैसे आपको पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि जो इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर मैंने इससे पहले के लेक्चर्स में आपको समझाया है वो एक्चुअली में इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा हुआ है। शुरुआत करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 से। आगे बढ़ने से पहले ही लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिए एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? यह बताता है कि भाई पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में कितनी मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं। समझ गए? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, लोकसभा राज्यसभा में कितनी मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में कितनी मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं, और इन सीटों को आप एलोकेट कौन से प्रिंसिपल के आधार पर करोगे। तो भाई देखिए, हाउस ऑफ पीपल में टोटल अगर 543 सीट्स हैं तो इन 543 सीट्स में स्टेटों को कितनी सीटें दी जाएंगी, इसको किस प्रिंसिपल के आधार पर आप एलोकेट करोगे। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टोटल नंबर ऑफ सीटें आपने एलोकेट की हैं उसको किस आधार में आप फिक्स करोगे, इसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170। बट एक्चुअली में एक्चुअल एलोकेशन जो होगा सीटों का, देखिए पार्लियामेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें कितनी हो रखी हैं बता दिया गया है किसमें, आर्टिकल 81 में। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें कितनी हो सकती हैं ये बता दिया गया आर्टिकल 170 में। बट ऑन ग्राउंड कितनी सीटें हैं इसको डिसाइड करने के लिए प्रॉपर नियम कानून बनाया गया है। ठीक है ना भाई? तो मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में, ये तो बता दिया आर्टिकल 81 और 170 ने। लेकिन एक्चुअल में कितनी होंगी वो लॉ से डिसाइड किया जाएगा। और पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा इसके प्रिंसिपल्स भी बताए गए आर्टिकल 81 और 170 में। उसके साथ साथ आर्टिकल 171 क्या बोलता है? दिस लेज डाउन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 171 बताएगा कि एक स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में वहां पे कितने मेंबर्स होंगे ये बेसिकली एक लॉ बना के डिसाइड किया जाएगा। तो भाई बहुत सारी चीजें जो बेसिक आप कह सकते हो प्रीमाइस है कि भाई मैक्सिमम इतनी सीटें हो सकती हैं, मिनिमम इतनी सीटें हो सकती हैं, पार्लियामेंट में इस स्टेट को इतनी सीटें हैं, कौन से बेसिस पे आप सीटों का एलोकेशन कर रहे हैं, इसके प्रिंसिपल्स, ये एक ओवरऑल ब्रॉड तो आउटलाइन दे दी आपको किसने, आर्टिकल 81 ने, आर्टिकल 170 ने, आर्टिकल 171 ने, 81, 170, 171 में। लेकिन एक्चुअली में नियम कानून के थ्रू इन सीटों को डिसाइड किया जाएगा। और वो नियम कानून क्या है? वो नियम कानून है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। Representation of People Act 1950 was enacted to provide for the allocation of the seats in the House of the People and legislative assemblies and legislative council of the states. ठीक है भाई? उसके बाद फिर भाई ये जो एक्ट था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ये केवल सीट एलोकेशन की बात नहीं कर रहा था लोकसभा में, राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, ये और भी चीजों की बात कर रहा था। ये बात कर रहा था किसकी? डिलिमिटेशन की। इस एक्ट ने प्रेसिडेंट को ताकत दी कि प्रेसिडेंट डिलिमिट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। किसके साथ कंसल्टेशन में? इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन में। तो फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा की बात हो रही हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात हो रही हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हो रही हो, बेसिकली लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म्स में आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करेगा कौन? प्रेसिडेंट। किसके साथ डिस्कशन करके? इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करके। डिलिमिटेशन का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई देखिए डिलिमिटेशन क्या है कि एरिया को बांटना। फॉर एग्जांपल, इससे पहले मैंने आपको डिलिमिटेशन समझाया है कि फॉर एग्जांपल भाई यूपी है, पूरा का पूरा यूपी, यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की और 403 सीटें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो भाई 80 अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी और 403 अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपना अपना इलाका होगा। तो यूपी के पूरा इलाके को 80 भागों में बांटना होगा जब लोकसभा के इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करनी है, और जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन डालना है तो 403 भागों में यूपी को डिसाइड करना होगा। तो ये जो डिवाइड वाला प्रोसेस है ना, इसको आप डिलिमिटेशन बोलते हो। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री कहां कहां तक है, उसमें कितनी पॉपुलेशन है, ये सब चीजें कौन करता है? डिलिमिटेशन के थ्रू करी जाती है। प्रेसिडेंट करेगा आफ्टर डिस्कसिंग विद इलेक्शन कमीशन। इसके लिए पूरा का पूरा डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद ये एक्ट और किस चीज की पावर दे रहा है? द एक्ट फर्दर प्रोवाइडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फॉर द असेंबली एंड काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो भैया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट डालने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोट डालने वाले जो इलेक्टर्स है उनका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो वोट डालने वाले लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन, तो इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। साथ साथ भाई कहीं ना कहीं जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन इलेक्शन लड़ने वालों के क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस को भी इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के थ्रू देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीजें कर रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। भैया वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हो जाए, चाहे जो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन को देखना हो, ये सब करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो एक बार में देखते हैं 7 चीजों के थ्रू कि एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कर क्या रहा है। पहला, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये करता है कौन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। फिर डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली और काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये करता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट, रिटर्निंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट, इन सब चीजों का, इन सब जो ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट है इसके बारे में नियम कानून कहां बनाए गए हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। अगर इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस के लिए, तो ये इलेक्टोरल रोल्स किन नियमों के हिसाब से बनाए जाएंगे? जो नियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में दिए गए हैं। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सीटें किस प्रकार से भरी जाएंगी? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा में सीटें किस हिसाब से एलोकेट होंगी यूनियन टेरिटरीज को, उसके बारे में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बताएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शंस के लिए लोकल अथॉरिटी कौन कौन होंगी, इसको डिसाइड करेगा कौन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के नियम कानून। अभी लोकल अथॉरिटी का स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्या लेना देना है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक भी मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, सब इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में लोकल अथॉरिटीज भी वोट डालती हैं, इनके मेंबर्स भी वोट डालते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की वोटिंग प्रोसेस कैसे होती है इसके मेंबर्स को चुनने के लिए, इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर वाली मेरी लक्ष्मीकांत की वीडियोस देखी जाके पता चल जाएगा। और बैरिंग द जुडिशरी ऑफ सिविल कोर्ट्स, तो भाई इलेक्शन में जो इलेक्शन पेटिशंस हैं वो बेसिकली हाई कोर्ट में जाएंगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, या सिविल कोर्ट का जुडिशन निकल के नहीं आता है। ये बात भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में लिखी हुई है। ये तो बात होगी 1950 की। अब आते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट एक्ट पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देखिए जो 1950 वाला आरपीए था, इसमें डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं थे, इलेक्शन के रिस्पेक्ट में डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं थे। इसमें बेसिकली ये आर्टिकल्स थे कि सीट का एलोकेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सारे प्रोविजंस, पूरा का पूरा प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू बी कंडक्टेड, ये कहां दिया हुआ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। तो भाई 1950 में ये बताया गया कि कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे जो इलेक्शन प्रोसीजर में अपना रोल प्ले करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, डिलिमिटेशन कैसे होगा। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है भाई कि मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस कैसे डिसाइड की जाएंगी, जनरल इलेक्शंस का नोटिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा, इलेक्शन जब ओरिजिनली हो रहे होंगे तो उस समय पे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किस प्रकार से काम होगी, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन किस प्रकार से होगा, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को, जो नेशनल पार्टीज हैं, जो स्टेट पार्टीज हैं, उनको जो भी मटेरियल फ्री में अवेलेबल कराना है कैसे अवेलेबल कराया जाएगा, इलेक्शंस के जब भी डिस्प्यूट्स होंगे वहां पे चीजों को किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, इलेक्शन के दौरान मान लीजिए करप्ट प्रैक्टिसेस होती है या कोई इलेक्टोरल ऑफेंस होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। फिर पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कनेक्शन विद इंक्वायरीज एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, तो भैया मेंबर्स को डिस्क्वालिफिकेशन किया जा रहा है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की क्या क्या पावर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर में इंक्वायरी करने की, इसके बारे में यहां पे बात बोली गई है। बाई इलेक्शंस को कैसे कराया जाएगा, बाई इलेक्शन मतलब कि मान लीजिए कोई सिटिंग एमपी या एमएलए किसी वजह से अपनी सीट को छोड़ देता है, बहुत सी वजह हो सकती हैं, तो वहां पे उस सीट को भरने के लिए बाई इलेक्शन करवाना, उन सीट को कितने समय में भरना है, इन सब चीजों के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 ने जो छोड़ दिया था उसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भर दिया है। ओके, इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैसे देखे जाने हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्शन ऑफेंसेस को कैसे टैकल किया जाना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। ओके,
फिर भाई जब बात आती है विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में कुछ और चीजें आती है, जैसे कि कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन। अभी कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैसे होगा, जनरल प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का, वोट की काउंटिंग कैसे होगी, ठीक है, नॉमिनेशन के रिजल्ट्स को डेवलप करना, मतलब किसी ने अपनी नॉमिनेशन फाइल की, उसके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट्स को पब्लिश करना, इसका एक प्रोसीजर, कैंडिडेट्स अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे, इसका प्रोसीजर, इलेक्शन एक्सपेंसेस का प्रोसीजर, इसके बारे में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बात की गई है। फिर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर्स। भाई जब भी बात होती है कि भाई इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो गया, मतलब इलेक्शन में सही तरीके से चीजें नहीं हुई हैं ऐसा किसी को लग रहा है, तो इस केस में अगर मान लीजिए इलेक्शन के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्यूट है तो एक्ट के प्रोविजन किस प्रकार से आएंगे, तो भाई इलेक्शन पेटिशंस को हाई कोर्ट से किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाएगा ये बताता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, इलेक्शन पेटिशंस का ट्रायल किस हिसाब से होगा, देखिए इलेक्शन पेटिशन आई मतलब कि किसी को इलेक्शन के प्रोसेस से प्रॉब्लम है, अभी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये जाएगी हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट में इस इलेक्शन पिटीशन के ऊपर ट्रायल कैसे चलेगा इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है आरपीए 1951। इलेक्शन पिटीशन जो कि फाइल की गई है हाई कोर्ट में, इसको विड्रॉ करना, इसके बारे में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा है। फिर भाई हाई कोर्ट अगर इलेक्शन पिटीशन में कोई डिसीजन सुनाता है, उस डिसीजन के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, तो अपील किसके पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट्स। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अक्सर कर रहता है, अक्सर कर न्यूज में रहता है। भाई डीलिमिटेशन एक्ट के बारे में दिया गया आर्टिकल 82 में और आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है, रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस by such authority and in such manner as parliament may by law determine। तो भाई 2001 के सेंसस के हिसाब से डीलिमिटेशन एक्ट 2002 लेके आया गया, और इस डीलिमिटेशन एक्ट 2002 ने लोकसभा के इलेक्शंस के लिए अलग से और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एरिया को बांट दिया है। तो एक स्टेट को लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा अलग, राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा अलग, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अलग अलग बाउंड्री डिसाइड की इस डीलिमिटेशन एक्ट ने। ठीक है भाई, अब यहां पे सोचिए ये जो बाउंड्री डिसाइड हुई है किसके हिसाब से डिसाइड हुई है, 2001 सेंसस के हिसाब से डिसाइड हुई है। इससे पहले कब कब डिसाइड हुई वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अगर आप बात करो कि इससे रेलेवेंट अगर कुछ आर्टिकल्स हैं क्या, तो बिल्कुल है, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो आर्टिकल्स क्या बोलते हैं, दे प्रोवाइड फॉर रीफिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। देखिए मैंने आपको पहले बताया है, अगर एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करो आप लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये जो रिजर्वेशन है उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से। अब चूंकि अगर आप सेंसस के हिसाब से डीलिमिटेशन एक्ट बदल रहे हो, तो सेंसस में जो प्रोपोर्शन होगा एससी एसटी पॉपुलेशन का वो भी बदला होगा, तो उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से भी लोकसभा में और राज्यसभा में जो भी एससी एसटी के लिए सीटें रिजर्व होंगी वो भी चेंज किया जाएगा, किसके थ्रू, डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के थ्रू। फिर अब ये बात बता रहा है 2002 से पहले की, यहां पे क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंट डीलिमिटेशन ऑफ parliamentary and assembly constituency is based on 1971 census, the uneven growth of population in different constituencies in different part of the country as well within the state, as also continuous migration of people electorate from one place to other, especially from rural to urban areas, have resulted in strikingly different size of electoral constituencies even within the same state। क्या होता है, देखिए 2002 में जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया उससे पहले हालात क्या थे, उससे पहले डीलिमिटेशन कौन सी सेंसस के हिसाब से हुआ था, 1971 सेंसस के हिसाब से हुआ था। अब एक बात याद रखिएगा कि 1971 सेंसस के हिसाब से जो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको फिक्स रखा गया है, लेकिन उन सीट्स के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी होगी इसमें कोई चेंज नहीं हुए। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो लगातार माइग्रेशन हो रहा है, तो भाई अर्बन इलाकों में रूरल इलाके से लोग जाके रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें बदल रही हैं, अनइवन ग्रोथ हुआ है, तो देश के कुछ राज्यों में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है, जैसे कि बिहार, देश के कुछ राज्य हैं जहां पे पॉपुलेशन कम हुआ है, ग्रोथ कम हुआ, जैसे कि केरला। तो भाई इन सब चीजों को भी तो देखना पड़ेगा ना, और फिर से आपको रीएडजस्ट करना पड़ेगा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को।
तो ये रीएडजस्टमेंट हुआ डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के थ्रू। ठीक है भाई, तो इसके लिए आया आपका डिलिमिटेशन एक्ट 2002 और इसके थ्रू सेटअप किया गया एक डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या था? affecting delimitation on the basis of 2001 census so as to correct the aforesaid distortion in sizes of electoral constituencies। तो भैया ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या कर रहा था? डिलिमिटेशन को अफेक्ट कर रहा था किस सेंसस के हिसाब से? 2001 सेंसस के हिसाब से, ताकि ये जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साइजेस में जो डिस्टॉर्शन है इसको थोड़ा करेक्ट किया जाए। तो ये जो प्रपोज्ड डिलिमिटेशन कमीशन था ये रिविक्स करेगा द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। ओके, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं लोकसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो उतनी ही रहेंगी 1971 सेंसस के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इनको कितना इलाका एलोकेट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो डिसाइड होगा 2001 के सेंसस के हिसाब से। ओके, द एक्ट sought to lay down certain guidelines as to the manner in which such delimitation would be undertaken। In the act, new delimitation commission was given the task of carrying out delimitation of parliamentary and assembly constituencies। तो बेसिकली इस एक्ट में ये भी बताया गया था कि आप डिलिमिटेशन किस प्रकार से करोगे। अभी वो डिटेल में डिलिमिटेशन कैसे होगा उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डिलिमिटेशन कमीशन को अपना काम 31 जुलाई 2008 तक पूरा करना था। ठीक है, The delimitation commission shall endeavor to complete the work within a period not later than 31 जुलाई 2008। सोचिए, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 और काम खत्म करने को बोल रहा है 2008 तक, तो क्या काम बहुत बड़ा है? बिल्कुल बहुत बड़ा है भाई। आपको सारे स्टेट्स को लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से भी डिवाइड करना है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से डिवाइड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें, तो यूपी के पूरे इलाके को 80 भागों में डिवाइड करना है और फिर यूपी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 सीटें हैं, तो भाई पूरे यूपी को 403 सीटों में भी डिवाइड करना है। तो ये एक मुश्किल काम है। दिस इज नॉट एट ऑल एन इजी वर्क, दिस इज एक्चुअली अ वेरी टफ वर्क। समझ गए? अब वैसे तो जब एक्ट सेटअप किया गया था 2002 में तो 2 साल दिया गया था, बट इतने बड़े काम 2 साल में देखिए हो नहीं पाते। ओके, और फिर क्या बोला गया? द प्रपोज्ड डिलिमिटेशन वुड अप्लाई टू एवरी जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हेल्ड आफ्टर द फाइनल ऑर्डर्स ऑफ द कमीशन आर पब्लिश्ड एंड टू एवरी बाई इलेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ सच जनरल इलेक्शन। यानी एक बार इस डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर आ गए, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया, उसके बाद जो भी जनरल इलेक्शंस होंगे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे वो इस डिलिमिटेशन कमीशन में जो बताया गया है उसके हिसाब से होंगे। फिर भाई कुछ और नियम कानून बता रखे हैं, भी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी देख लेते हैं। अदर एक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्शंस में एक है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। ये बोलता है कि भाई कुछ सर्टेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है गवर्नमेंट के अंदर में, अगर आप उन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बैठे हो तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स में बैठ के भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो, ये बता रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या किया? मैंने आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि भैया 1950 में प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन निकाला और ये बताया इसमें कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट में आती है, कौन सी शेड्यूल ट्राइब्स में आती है, और बाद में ये भी बताया था कि पार्लियामेंट समय समय पे इस नोटिफिकेशन को अमेंड करके कुछ शेड्यूल कास्ट को जोड़ सकता है, लिस्ट को अपडेट कर सकता है, यानी कुछ कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट के ब्रैकेट में ला सकता है, कुछ को निकाल सकता है, और ये स्टेट वाइज होगा। ठीक है ना भाई? तो ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, इसने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट को अपडेट किया। कुछ कास्ट को उसमें जोड़ा गया, कुछ ट्राइब्स को जोड़ा गया शेड्यूल ट्राइब्स में, शेड्यूल कास्ट में, कुछ को निकाला गया। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी क्या है? इसके हिसाब से जिन कास्ट को भी एससी एसटी बोला गया उन्हीं को पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन मिला, इसलिए यहां पे रेलेवेंट हो जाता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1976। फिर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952। तो ये सब भी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ एक्ट हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। कुछ रूल्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, ये क्या बोलता है? प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। फिर है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961, ये क्या बोलता है? फैसिलिटेट्स कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। फिर प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950 के आप ये लोकसभा राज्यसभा के साइमल्टेनियस मेंबर्स नहीं रह सकते,
पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साइमल्टेनियस मेंबर्स नहीं रह सकते। फिर मेंबर्स ऑफ लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ याद है ना। फिर पांचवा मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल 1985, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974, मेंबर्स ऑफ लोकसभा डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रूल्स 2004, मेंबर ऑफ राज्यसभा डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रूल्स 2004। तो बेसिकली ये रूल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इलेक्शन से रिलेटेड है। और फिर फाइनली ऑर्डर्स रिलेटेड टू इलेक्शन, तो दो ही ऑर्डर्स आए हैं। इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ये सिंबल की बात करता है कि पॉलिटिकल पार्टी को क्या सिंबल दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पर्टिकुलर्स ऑर्डर 1992, जो कि भाई वो लोग जो कि इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उन एसोसिएशन, उन बॉडीज, उन इंडिविजुअल सिटीजन्स के बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन लेना। तो बस यही सब चीजें हैं दोस्तों, कुछ खास यहाँ पे है नहीं, इसलिए बहुत डिटेल में एलिब्रेट नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और कमेंट कर देना जरूर वीडियो को, एंगेजमेंट के लिए। गुड बाय।